जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रिलेटिव मोशन को। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव। कि ये जितना भी हम लोगों ने इस चैप्टर के अंदर चीज़ें डिस्कस की कि कोई चीज़ रेस्ट में है या कोई चीज़ मोशन के अंदर है, तो ये अगर कोई बंदा आपको रिपोर्ट करता है कि कोई चीज़ रेस्ट में है तो इसका मतलब ये एब्सोल्यूट आंसर नहीं है, यानी ये पोजीशन जो है उसकी हतमी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ जो एक बंदा रेस्ट में बता रहा है वो रेस्ट में ही हो, या अगर कोई बंदा एक चीज़ को मोशन में जो है वो बता रहा है तो वो मोशन में हो। तो इसलिए ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिलेटिव है। रिलेटिव से मुराद ये है कि ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको ऑब्जर्व कहाँ से कर रहा है। इसको आप मुख्तलिफ मिसालों से जो है वो वाज़े कर सकते हैं। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन हमने कही, द कॉन्सेप्ट ऑफ रेस्ट और मोशन इज रिलेटिव, कि ये रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्व करने वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि वो उसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है। मिसाल के तौर पर अ बॉडी एट रेस्ट फॉर वन ऑब्जर्वर मे बी इन मोशन फॉर अदर, कि एक ऑब्जर्वर के लिहाज से अगर कोई चीज़ रेस्ट में है तो हो सकता है वो किसी दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो। इसके लिए हम लोग एक मिसाल ले लेते हैं कि आप गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और गाड़ी सड़क के ऊपर जा रही है, तो पैसेंजर्स एक दूसरे के लिहाज से जो है वो रेस्ट में होते हैं, लेकिन अगर एक नीचे खड़ा हुआ बंदा उनको देखेगा तो वो दोनों जो है मोशन के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी के अंदर से जब आप उसे देखेंगे, चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, किसी बंदे को ऑब्जर्व करेंगे तो वो रेस्ट में होगा। अगर आप बाहर से खड़े होकर उसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका मतलब वो मोशन के अंदर होगा। इसी तरह से दो मोटरसाइकिल सवार जो है वो इकट्ठे पैरेलल जा रहे हैं बिल्कुल एक स्पीड के साथ, वो एक दूसरे को ऑब्जर्व करेंगे कि वो रेस्ट में है, लेकिन तीसरा कोई बंदा जो है हो सकता है कौन उसके लिहाज से वो दोनों मोशन के अंदर होंगे। तो इसकी एग्जांपल तो आप इसी तरह से कह सकते हैं, ये मैन सिटिंग इन मूविंग बस इज एट रेस्ट फॉर अदर पैसेंजर्स but at the same time he is in motion with respect to the person on the road, कि वो पर्सन जो है ना जो रोड पे खड़ा हुआ उसके लिहाज से वो मोशन में है और बाकियों के लिहाज से वो रेस्ट में है। अब ये जो हमने यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है जिसे हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहा, इसे उर्दू के अंदर अगर आप पढ़ेंगे तो इसे कहते हैं हवाले का मकाम, कि जहां से खड़े होकर बंदा ऑब्जर्व करता है उस जगह को, उस नुक्ते को, उसको आप कहते हैं हवाले का मकाम, रेफरेंस पॉइंट। और फ्रेम से मुराद जैसे आप समझते ही हैं कि इसमें कोऑर्डिनेट्स का जो है ना इस्तेमाल आएगा, तो इसको हम देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है। अ सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स का एक सेट विद रेस्पेक्ट टू विच, जिसके लिहाज से ऑब्जर्वेशन इज टेकन, ऑब्जर्वेशन ली जाती है, यानी ये कोऑर्डिनेट्स का एक सेट है जिसके लिहाज से आप किसी चीज की ऑब्जर्वेशन लेते हैं। अब ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है ये दो तरह का होता है, इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इसे कहा जाता है। इनर्शियल से मुराद ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो या तो रेस्ट में होगा या फिर वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, इसलिए इसको लिखा गया है अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन, उसको आप कहेंगे ये इनर्शियल फ्रेम है। इसकी मिसाल के तौर पर आप ज़मीन को ले सकते हैं कि ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है और अपने एक्सिस के गिर्द भी ये घूम रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जो है ना ऐसा कर रही है, तो इसे आप एक इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। इसी तरह से आप बस इन यूनिफॉर्म मोशन, कि बस जो है वो सड़क के ऊपर जा रही है और यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जा रही है। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब ये है कि आपने देखा कि सुई उसकी जो है वो 60 किलोमीटर फी घंटा पे है, थोड़ी देर बाद भी वो उसी पे है और मुसलसल उसी पे है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ऐसा जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, अब आप वहाँ ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं उस बस के अंदर तो वो बस दरअसल एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। जी, तो हम बात कर रहे थे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हवाले से, तो इसको आप डिफाइन कर सकते हैं अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूविंग विद इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड, कि ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो या तो इंक्रीजिंग स्पीड के साथ मूव कर रहा है या डिक्रीजिंग के साथ, उसे आप कहते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मिसाल के तौर पर गाड़ी है वो खड़ी हुई थी, फिर ड्राइवर ने उसे चलाया और उसकी स्पीड जो यूनिफॉर्मली बढ़ाता जा रहा है, उसकी स्पीड बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसको एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही होगी और उसके अंदर जो है एक्सेलरेशन आ रहा होगा। इसी तरह से इसको आप मिसाल के तौर पर यही बस की मिसाल दे सकते हैं
कि बस आफ्टर अप्लाइंग ब्रेक्स, गाड़ी को जब आप ब्रेक लगाते हैं तो भी ऐसे ही हो रहा होता है कि उसकी स्पीड चेंज होती है, उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका मतलब वो जो है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के तौर पर बिहेव करता है। अब यहाँ पे हमने एक बात और इस्तेमाल की है, टर्म इस्तेमाल की है कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो भाई ये कोऑर्डिनेट्स क्या है और कोऑर्डिनेट सिस्टम से क्या मुराद है? तो आइए देखते हैं जरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। अ सेट ऑफ 2 or 3 परपेंडिकुलर लाइंस, यानी 2 या 2 से ज्यादा परपेंडिकुलर लाइंस, 3 परपेंडिकुलर लाइंस पर जो मुश्तमिल सिस्टम है, दैट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है इन प्लेन और स्पेस, प्लेन में या फिर स्पेस में। ऐसे सेट ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस को हम लोग कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम हम इसे कहते हैं। तो इसको आप यूं देख सकते हैं कि जैसे ये मेरे पास बोर्ड मार्कर्स हैं, तो ये 2 परपेंडिकुलर लाइन पर मुश्तमिल ये जो सेट है इस तरह का भी हो सकता है, या फिर ऐसे भी ये हो सकता है। तो ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स इस तरह का आप बनाएंगे तो इसको जो है ना आप लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट से मुराद इसमें इस लाइन को आप एक्स एक्सिस के तौर पर लेते हैं, इसे आमतौर पर वाई और इसे आप जेड एक्सिस कह सकते हैं। तो ये 2 डायमेंशनल या फिर इस तरह से अगर 3 लाइनें होंगी तो ये 3 डायमेंशनल कहलाता है। तो जो 2 डायमेंशनल सिस्टम है ये उस बॉडी की पोजीशन बताता है जो प्लेन के अंदर होगा। जैसे ये मेरा बोर्ड जो है ये एक प्लेन के तौर पर लिया जा सकता है। अब फर्ज करें कि यहाँ पे ये कोई चीज़ मौजूद है, ये कोई पार्टिकल है, कोई बॉडी है जो यहाँ पे मौजूद है, तो इसकी पोजीशन बताने के लिए फिर हम क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल सिस्टम जो है वो यूज करेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास कोई चीज़ स्पेस के अंदर है, फजा के अंदर, खला के अंदर कोई चीज़ मौजूद है, तो फिर उसे बताने के लिए आप क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर आप कमरे के अंदर बैठे हुए हैं और यहाँ पे कोई मक्खी उड़ रही हुई है, तो उस मक्खी की पोजीशन बताने के लिए आप क्या करेंगे, आप 3 एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे, एक्स एक्सिस, इसी तरह से वाई, और फिर इस तरह से आप इसको जेड एक्सिस। यानी इस तरह का ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो 3 परपेंडिकुलर लाइन पर मुश्तमिल होगा, ये वाला जो है आप इस तरह से यूज करेंगे। वो बॉडी यहाँ कहीं होगा, इधर कहीं होगा 3 डायमेंशनल वाला, तो इसको जो है ना आप इन तीनों के हवाले से बयान करेंगे। तो ये होता है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो दरअसल किसी बॉडी की पोजीशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।